नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कहते हैं कि हिसाब किताब अच्छे बुरे का यही होता है। बुराई में लोगों को धोखा दोगे, लोगों के साथ जो विश्वासघात करोगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब जब वोट की बात आती है, जब चुनाव आते हैं, तो नीतीश कुमार जो है वो मुस्लिम टोपी पहनकर मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों से वोट मांगते हैं और मुसलमानों के वोट के दम पर राजनीति करते हैं। इतने सालों से सत्ता में टिके हुए हैं, लेकिन जब मुसलमानों का साथ देने की बात आई तो नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा है, तो वक्फ बिल पर भी उसका साथ दिया। न सिर्फ साथ दिया, बल्कि जिस तरह के जेडीयू के नेताओं ने वक्तव्य दिए संसद में, वो बड़े शर्मनाक थे। अब जाहिर सी बात है, मैंने कल भी आपको शाम के वीडियो में कहा था कि जिन नेताओं ने उसके बिल के समर्थन में जो वोट भी दिया ना, मजबूरी में दिया। कई बहुत से ऐसे नेता हैं जो दिल से नहीं चाहते थे कि ये जो है बिल पास हो। अब खामियाजा जेडीयू को भुगतना जो है वो पड़ेगा और उसके आसार दिखने शुरू हो गए। सबसे पहला जो गाज गिरी है, इसकी सबसे पहली गाज जो गिरी है वो जेडीयू पर ही गिरी है, क्योंकि जेडीयू में इस बिल के समर्थन को लेकर टूट फूट शुरू हो चुकी है। जेडीयू में घमासान मच चुका है और जेडीयू टूट की कगार पर है। कल शाम को ही जेडीयू के एक बहुत सीनियर नेता, क्या नाम है, कासिम अंसारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और दिल्ली में भी कुछ सांसद और कुछ अन्य नेताओं के बीच में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर कि जेडीयू ने इस बिल का समर्थन क्यों किया। जेडीयू ने जब जेपीसी बनी थी तो कुछ शर्तें रखी थी, कुछ इसमें सुझाव दिए थे। वो सुझाव दरकिनार किए गए और बहुत मामूली से सुझाव उनके माने गए। अब ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, पर जेडीयू के नेताओं का कहना है कि जो बड़े उनके सुझाव थे वो नहीं माने गए। उसके बावजूद पार्टी ने समर्थन देने की जो है वो सिफारिश की। ऐसे में वो नेता, खास करके जो मुस्लिम नेता हैं या फिर जिनके इलाकों में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, वो सब असहज महसूस कर रहे थे और अब उन लोगों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और ये बात कल परसों के वीडियो में भी मैंने कही थी कि नीतीश और नायडू को इस जो धोखा दिया है मुसलमानों को, उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा और इसका तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसकी शुरुआत होगी। नीतीश विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और उससे पहले ही बीजेपी जो चाहती थी कि नीतीश कुमार निपट जाएं किसी तरह से, अपनी चाल में कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। नीतीश की पार्टी निपटने की तरफ जा रही है। अगर नीतीश की पार्टी में जो मुस्लिम चेहरे हैं उनकी ये नाराज़गी सामने आई और मुस्लिम चेहरे पार्टी छोड़ कर चले गए, तो जो एक सेक्युलर पार्टी का चोगा नीतीश कुमार ने पहन रखा है वो चोगा फट जाएगा, उतर जाएगा। अगर वो चोगा एक बार उतर गया तो नीतीश की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और जो संसद में इस बिल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, वो सारे नेता छलांग मारने के लिए तैयार बैठे हैं, बीजेपी की गोद में बैठने के लिए तैयार हैं, लल्लन सिंह जैसे नेता। अब इस सब के बीच में राजनीति किसी की खत्म होगी? राजनीति खत्म होगी नीतीश कुमार की। तो सबसे पहले नीतीश कुमार निपटेंगे, फिर आपको जयंत चौधरी, चिराग पासवान ये भी निपटते नजर आएंगे, फिर नायडू का नंबर भी आएगा अगर इसी तरह से नायडू इनके साथ खड़े दिखे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बोएंगे वो काटेंगे ज़रूर। अब दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस ने इस वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के समर्थन में भरपूर जो है वो अपना साथ दिया, उसको लेकर पार्टी के अंदर जो कुछ मुस्लिम नेता हैं वो बड़े खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, इस स्टैंड की वजह से उनकी कौम का भरोसा कांग्रेस की तरफ वापस आएगा और कांग्रेस के साथ जो बिखरा हुआ मुस्लिम वोट है, कांग्रेस के हाथ से छिटका हुआ मुस्लिम वोट है, वो वापस आएगा। इसी सिलसिले में कल शाम को जो ज़िला अध्यक्षों की बैठक है उसका दूसरा दौर, कांग्रेस के ज़िला अध्यक्षों का बैठक का दूसरा दौर कल दिल्ली में हुआ, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे सारे नेता मौजूद थे। ये जो दूसरे दौर की ज़िलाध्यक्षों की बैठक हुई, इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली के ज़िलाध्यक्षों की बैठक हुई थी।
आपको मालूम है पहले दौर में भी पहली बैठक में 300 के करीब जिलाध्यक्ष थे और कल भी तकरीबन इतने ही जिलाध्यक्ष थे। और राहुल गांधी ने फिर उसी बात को दोहराया कि जिलाध्यक्ष जो है कितने इम्पोर्टेंट अब कांग्रेस के लिए बनते जा रहे हैं। ज़िला अध्यक्ष जो है अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस जब पार्टी में पाएंगे तो जिम्मेदारी भी ज़िला अध्यक्षों पर ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तक कांग्रेस में पिछले कई सालों से ज़िला अध्यक्ष सिर्फ डमी होते थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके डमी होते थे, सिर्फ कि भाई ये भर्ती है, एक खाना पूर्ति है। लेकिन अब जो कांग्रेस ज़िला अध्यक्षों को पावर देने की सोच रही है, उसके बाद पावर मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष तो वो रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रदेशों में दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला अध्यक्ष हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस ने ये शर्त रखी है कि ज़िला अध्यक्ष किसको टिकट मिले ये रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन खुद विधायक के चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें फिर अपनी दावेदारी छोड़नी होगी, सांसद का लड़ सकते हैं। ये जो बिल्कुल सही है, वरना वो अपनी ही लॉबिंग में लग जाते हैं। संबोधन में हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि डीसीसीज को, ज़िला कांग्रेस कमिटीज़ को अब बहुत ताकत देने जा रहे हैं, बहुत पावर उनका बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ी हुई ताकत के साथ, बढ़े हुए पावर के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने जा रही हैं, जवाबदेही भी बढ़ने जा रही है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा, उनकी जो उनका काम होगा उसको नापा जाएगा। उसका भी एक प्रेजेंटेशन हुआ कि कैसे नापा जाएगा, वोटर्स लिस्ट से लेकर और जो कार्यक्रम एआईसीसी या पीसीसी की तरफ से आते हैं उसमें भाग लेने की उनकी क्या अटेंडेंस रही, क्या परफॉर्मेंस रही, ये सब चीज़ें नापी जाएंगी। यह भी कहा गया कि पंचायत स्तरीय चुनाव हो, निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, नापते वक्त यह भी देखा जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज किस जिले में कितनी बढ़ी या घटी, जो भी होगा उसके आधार पर जिलाध्यक्ष का करियर या उसका भविष्य तय किया जाएगा। यह कांग्रेस में इस तरह की बैठक पहली बार हो रही है और अगला चरण जो बाकी बचे हुए राज्य हैं वह बैठक कल होगी। कल के बारे में फिर आपको कल ही सूचित किया जाएगा टाइम। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले दौर में और दूसरे दौर में ये फ़र्क है कि इस बार जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर संसद में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें रखी गई उनके सामने और उन्हें बताया गया है कि किस तरह से इस वक्त जो देश का मुस्लिम मतदाता है उसको अपने साथ लाने की ज़रूरत है, उसको एक विश्वास देने की ज़रूरत है। इसका मंत्र जो है कांग्रेस का यही है इन ज़िला अध्यक्षों की बैठकों का कि ज़िला अध्यक्ष मतलब आप सिर्फ ज़िला दफ्तर में बैठ के नहीं चलेगा, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। अपने साथ आपको मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये सारी टीम खड़ी करके पूरी टीम के साथ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो गया या दूसरे राज्य जहाँ ज़्यादा तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच जल्द से जल्द जाएं और अपना एक बात रखें और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करें, क्योंकि ये विश्वास इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं है। वक्त लोकसभा चुनाव के लिए बेशक 4 साल का है, लेकिन मुसलमानों का विश्वास जीतने में भी कांग्रेस को थोड़ा वक्त लगेगा। काफ़ी जो है वो आ चुके हैं उसके साथ, लेकिन अभी भी काफ़ी अलग अलग धड़ों में मुसलमान बटे हुए हैं पार्टी वाइज। कोई समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई केसीआर के साथ है, कोई ममता के साथ है, कोई किसी और के साथ है। उन सब को एकजुट करना बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कांग्रेस को ये करना चाहिए कि अगर अपने लिए कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाने के साथ साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए कि जिस राज्य में, जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ मुसलमानों को समझ में आता है, कांग्रेस को भी समझ में आता है कि कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं है कि पूरे राज्य में दावा कर सके। तो वहाँ कांग्रेस को ये एक फ़र्ज़ निभाना चाहिए कि जहाँ मुसलमानों का साथ उसे चाहिए वहाँ अपने लिए ले, वरना जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ये तय करे कि टीएमसी या जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियाँ हैं उनके साथ वो रहें, ताकि खुद भी मजबूत हो और अपने गठबंधन को भी मजबूत करे। और यही चीज़
यही चीज़ गठबंधन के बाकी साथियों को भी करनी चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और है। उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ उनको चाहिए कि उनके साथ मुस्लिम मतदाता रहे, वहाँ अपने साथ रखिए। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कांग्रेस अच्छा कर सकती है, तो वहाँ दूसरी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनका भी किला मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इसी जॉइंट एफर्ट से आप ये जो अभी इस वक्त देश में शासन चल रहा है, इससे छुटकारा पा सकेंगे। वरना लड़ाई फिर 29 के बाद तो 10 साल और कुछ नहीं होगा। साथ ही इस डीसीसी बैठक में जो मुझे पता लगा है कि वो एक चीज़ और की जा रही है कि जो अब अहमदाबाद में 8 और 9 को अधिवेशन होगा, वहाँ पर एक चार्टर जैसा तैयार किया जाएगा, जिसमें ये तय होगा कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसको रिवैम्प किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट बनना है। इलेक्शन डिपार्टमेंट और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिलके एक चार्टर तैयार करेंगे जो हर ज़िला अध्यक्ष तक पहुंचेगा, कि उनका पहले इनपुट लिया जाएगा, उस इनपुट को अपने चार्टर के साथ मिलाकर ये तय किया जाएगा कि हर हफ्ते क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे और किस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये अभी ऐसा है कि राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, खास करके अडानी अंबानी का, वो उन्हीं तक रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका गांधी तक पहुंचता है, उसके अलावा कोई नहीं उठाता। लेकिन अब ये तय किया जाएगा कि जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो एक साथ पूरे देश के लेवल पे उठाए जाएंगे। ऊपरी लेवल पे कांग्रेस उठाती रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या सोशल मीडिया पे वीडियो बना के उठाती रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो मुद्दा ऊपर ऊपर रह जाता है, तह तक नहीं पहुंच पाता। तह तक अब ज़िला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ ज़मीन तक पहुंचाएंगे मुद्दों को, ज़मीन तक लोगों तक बात पहुंचाएंगे, कांग्रेस की पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, कांग्रेस किस मुद्दे पर क्या सोचती है, कांग्रेस क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही है, मोदी सरकार की क्या नाकामियां हैं, मोदी सरकार की क्या गलतियां हैं। ये सारी चीज़ें ज़मीन तक पहुंचाने के लिए कंधा ढूंढा गया है ज़िला अध्यक्ष का, और ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों ही बड़े लेवल पर तय की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।